चलिए, तो इन ढेर सारी खबरों के बीच उस खबर को सबसे पहले बताते हैं जो आपको खुश होने का मौका देगी, और बात करेंगे चंद्रयान-3 की। जी हां, पूरे देश का प्राइड है चंद्रयान-3, और अब ये चांद पर उतरने के लिए तैयार है। आज चंद्रयान के एक अहम दिन था। आज करीब 1:15 बजे दिन में लैंडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। अब 23 अगस्त को विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की जाएगी। आज अलग होने के बाद लैंडर की चांद से दूरी करीब 100 किलोमीटर के आसपास रह गई है। अब शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार को थोड़ा कम किया जाएगा। यहां से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर तक घटाई जाएगी, और सबसे कम दूरी पर जब ये पहुंचेगा 23 अगस्त के दिन, तो चंद्रयान को शाम करीब 5:47 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसे इसरो की बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है और देश को इस पर गर्व है। हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है, क्योंकि जो पुराना अनुभव है वो उसके तहत भी ये ध्यान में आता है कि चंद्रयान का ये जो श्रृंखला है, चंद्रयान-1 भी और अब चंद्रयान-3, जो इनके द्वारा हमें इनपुट्स उपलब्ध होती रही हैं, वो दूसरे के देश, दुनिया के दूसरे देश, भले ही वो तत्कालीन सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनके मिशन भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। हो सकता है ये चंद्रयान ने रास्ता दिखाया। इससे पहले इस विषय को लेकर अटकलें लगाई जाती थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं था। और इसलिए ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि चंद्रयान-3 के द्वारा भी जो हमें इनपुट्स उपलब्ध होंगे, वो ना केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। तो जितेंद्र सिंह साहब भी आज एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस दिन चंद्रयान को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, उस दिन वो खुद वहां पर मौजूद थे मिशन कंट्रोल रूम पर। तो चलिए थोड़ा और बताते हैं आपको कि अब यहां से ये जो चंद्रयान का अंतिम पड़ाव, मिशन मून का जो अंतिम पड़ाव शुरू हो गया है, उसमें क्या खास रहने वाला है। तो देखिए, चांद पर भारत पहुंचने की स्थिति में ऑलमोस्ट आ चुका है। टेक्निकली अगर हम इसरो के हिसाब से देखें तो आज से ही लैंडिंग की शुरुआत हो गई है। हालांकि ये 23 तारीख को लैंड करेगा, लेकिन जो लैंडिंग फेज है वो आज से शुरू हो चुका है, जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से हमारा जो लैंडर विक्रम है वो अलग हो चुका है। और विक्रम के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा प्रज्ञान रोवर है। जब विक्रम उतर जाएगा चांद की सतह पे, तो उसमें से एक दरवाजा खुलेगा, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, और उसमें से एक 6 पहिए वाला रोवर निकलेगा और चांद की सतह पे चलना शुरू करेगा। लेकिन वो करने से पहले बड़ी चुनौतियां हैं। पिछली बार याद कीजिए, चंद्रयान-2 असफल हो गया था। मात्र 2.1 किलोमीटर जब चांद से दूरी रह गई थी, वहां पर इसरो का मिशन कंट्रोल रूम का उस विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट गया था, और उसके बाद तो वो क्रैश हुआ, ये हमें बाद में पता चला। लेकिन एक गड़बड़ी आ गई थी, उसके थ्रस्टर्स में गड़बड़ी आ गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, बहुत तेजी से घूमने लगा था। जिस तरह से कंट्रोल की उम्मीद थी वो रफ्तार अचीव नहीं कर पाए, धीमा नहीं हो पाया। अब इसरो ने लेकिन बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। विक्रम लैंडर में बेहतर सेंसर लगाए हैं, थ्रस्टर पे काफी काम किया। थ्रस्टर वो छोटे छोटे इंजन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से आग निकल रही है, वो 4 इंजन लगे हैं छोटे छोटे, वो थ्रस्टर्स कहलाते हैं, और उनसे रफ्तार को कम करने में मदद मिलती है। आमतौर पर थ्रस्टर थ्रस्ट देने का काम करते हैं ना, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब 90 डिग्री पर वो चांद की सतह की तरफ ऐसे धीरे धीरे नीचे जाएगा, ये थ्रस्टर संभालेंगे कि क्रैश ना हो जाए, चांद की ग्रेविटी उसे इतनी तेजी से ना खींच ले कि वो जाके टकरा जाए सतह से, जो पिछली बार हुआ। इस बार जो लैंडिंग साइट है, जो पिछली लैंडिंग साइट थी जहां क्रैश हो गया था चंद्रयान, उससे 100 किलोमीटर दूर की लैंडिंग साइट है, वही जगह दक्षिणी ध्रुव। बहुत कठिन है यहां पर लैंडिंग। अच्छा, आपको एक बात साथ में और बताएं कि इस समय लूना 25, ये सोवियत संघ एक जमाने में जिन्होंने लूना 24 भेजा था, आज तो रशिया है, करीब 47 साल बाद उन्होंने अपना ये मिशन मून भेजा है। हमसे बाद उड़ा है लूना 25, लेकिन पहले चांद पे पहुंचेगा, करीब 21 या 22 तारीख के बीच में वो लैंड करेगा। उनका भी लक्ष्य यही है कि चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराए। पहले कर चुके हैं वो ये काम, आज से करीब 47-50 साल पहले, लेकिन इस बार दक्षिण ध्रुव पे जा रहे हैं। आज तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर एक कामयाब लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ है, क्योंकि ये सबसे चैलेंजिंग स्पॉट है चांद का, जहां पर अंधेरा होता है, बहुत उबड़ खाबड़ जगह है, जो किरणें हैं वो तिरछी पहुंचती है सूर्य की, यानी एक बहुत ही कठिन लैंडिंग स्पॉट है, और भारत ने भी यही चुना है। देखते हैं लूना उतर पाता है कि नहीं। लेकिन 23 तारीख को 5:47 पर चंद्रयान
ये करने की कोशिश करेगा। इसरो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि इस बार वो कोई फॉल्ट नहीं करेंगे। थ्रस्टर पे काफी काम किया है, प्रिसिशन पे काफी काम किया है, क्योंकि बहुत एक चूक पूरा मिशन खराब कर सकती है। लेकिन इसरो का कहना है कि इस बार वो सफल होंगे, सफलता के चांसेस बहुत हाई हैं। वो एक सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएंगे। उसके बाद विक्रम लैंडर, उसमें से रोवर निकलेगा और ये दोनों वन मून डे यानी कि चांद के एक दिन, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, वहां पर काम करेंगे। वहां से अच्छी जानकारियां इकट्ठी करेंगे और वो जानकारी भेजेंगे इस प्रपोल्शन मॉड्यूल को, जो अभी चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा और वहां से वो सब कुछ कम्युनिकेट होगा पृथ्वी के ऊपर इसरो के सेंटर पे। तो अब हम सबको 23 अगस्त का इंतजार है, जब शाम 5:47 पे हम सब अपनी सांसें थाम के बैठेंगे। पिछली बार तो ये सब रात को हुआ था, देर रात, लेकिन इस बार ये शाम को होगा और हम देखेंगे कि, और उम्मीद करेंगे, प्रे करेंगे कि इस बार हमारा जो ये चंद्रयान 3 है अपने मिशन में सक्सेसफुल हो, एक सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए और इसरो एक और माइलस्टोन अपनी इस यात्रा में दर्ज कर पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। देश के 2 राज्य जिस समय भारी बारिश से परेशान है, हिमाचल और उत्तराखंड। यहां पर भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स और बाढ़ से अब तक 81 लोगों की जान भी जा चुकी है। हिमाचल के शिव बावड़ी मंदिर में सोमवार को हुई लैंडस्लाइड से मची तबाही में अब तक 14 शव बरामद किए गए हैं। 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। अभी भी 7 लोगों के दबे होने की आशंका है। हिमाचल में मंडी, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर जिले में ज्यादा तबाही हुई है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 7 दिनों के दौरान प्रदेश में नॉर्मल से 111% ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुलना स्टार्ट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल से अलग राज्यों में मानसून की रफ्तार थोड़ी थम गई। अब हम बात कर रहे हैं बाकी देश की, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 102 दिन के अंदर फिर से कम बैक कर सकता है। हालांकि 12 दिन ऐसे गुजर चुके हैं जब अल नीनो के प्रभाव से, जिसकी हम बात कर रहे थे मानसून की शुरुआत होने से पहले, उस प्रभाव के कारण देश के एक बड़े हिस्से में पानी नहीं बरसा है और सारी बरसात हिमाचल और उत्तराखंड में ही हो रही है। मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार से बातचीत की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। मॉनसून पर पिछले 12 दिनों से ब्रेक लगी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार है। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये ब्रेक किस वजह से हुआ है? देखिए, जनरली जब कोई सिस्टम नहीं होता, जैसे लो प्रेशर, जहाँ उस समय जनरली मेजरली यही रीज़न होता है, जहाँ कोई सर्कुलेशन फॉर्मेशन नहीं होता नॉर्थ वेस्ट से। जनरली उस केसेस में क्या होता है कि मानसून ऊपर की तरफ चला जाता है, मानसून ट्रफ। बेसिकली मानसून ट्रफ क्या है, इसका जो नॉर्मल पोजीशन है हम मानते हैं गंगानगर से लेके कलकत्ता तक, ठीक है। और उसके नीचे जो वेस्टर्लीज विंड होती हैं, ऊपर ईस्टर्लीज होती हैं, जिसको मानसून ट्रफ बोलते हैं। वो मानसून सीजन का एक मेजर फीचर है और इसकी ऑसिलेशन से ही रेनफॉल होती है। अभी क्या है कि जो मानसून ट्रफ था फुटहिल्स के पास था, जो आप बोल रहे हैं, तो उसके प्रभाव से क्या रहा कि ज़्यादातर हिमाचल उत्तराखंड में जो रेनफॉल एक्टिविटी रही वही रीज़न है, फुटहिल्स में रहती है। नॉर्थन पार्ट ऑफ यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जे रेनफॉल रहा। और अब एक सर्कुलेशन फॉर्मेशन हुआ है, जहां अगर आप देखेंगे बड़ा सा क्लाउड पैच है जहां पे, तो ये कि हम कह सकते हैं कि मानसून का रिवाइवल है। रिवाइवल है इस साइड का, ईस्टर्न एंड का। और जहां सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव से आज लो प्रेशर बन जाएगा। तो इसके कारण ही क्या हुआ है, जो आपका वेस्टर्न एंड है वो तो वहां ही है, फुटहिल्स के पास ही है। ईस्टर्न एंड बे ऑफ बंगाल में आ गया और इसके कारण आप देख रहे हैं पूरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इवन आपका उत्तर प्रदेश में सभी जगह क्लाउड्स हैं। तो इसके प्रभाव से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जहां पे रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके लिए उड़ीसा के लिए हम आने वाले 2 दिनों में वेरी हैवी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर रेनफॉल होने की उम्मीद है। इवन आज 1-2 स्टेशन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकता है।
छत्तीसगढ़ में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 3-4 दिनों में रहेगा, ईस्ट एमपी में रहेगा। ओवरऑल मैं बताता हूं कि ईस्ट और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में मानसून का थोड़ा रिवाइवल होगा। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जी जान से जुट गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है। 4 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। पार्टी ने संबलगढ़, चाचौड़ा, छतरपुर और जबलपुर पूर्व पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। इसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जीतने का दावा किया है। और बात कर लेते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 पॉइंट गिरकर 65,151, तो निफ्टी 100 पॉइंट गिरकर 19,365 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 55 पॉइंट गिरा और 43,891 पर पहुंचा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज हल्की बढ़त रही। सरकारी बैंकों से जुड़े शेयरों में खरीदारी दिखी। आज के बाजार में सबसे ज्यादा दबाव एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रा शेयरों पर रहा, तो वहीं आईटी, फार्मा और पीएससी शेयरों में हमने बिकवाली देखी। आईटी में अभी भी खुलकर खरीदारी के मौके नहीं बन रहे हैं, ये कहना है सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा का। उनके मुताबिक आईटी में खरीदारी भले ही ना करें पर पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा आईटी का जरूर रखें। आईटी अभी ऐसा सेक्टर नहीं बना जिसमें कि आप बहुत जोर से खरीदारी कर सकते हैं या कूद के इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि ये सेक्टर ऐसा नहीं है जो आपको अपने पोर्टफोलियो से बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। अगर आप रिलेटिव तौर पर सारे सेक्टर्स को रैंक करेंगे और उनकी प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ को कंपेयर करेंगे आईटी सेक्टर से, तो आईटी सेक्टर बॉटम ऑफ द पाइल नहीं है। इट इज समवेयर इन द मिडिल, प्रॉब्ली समवेयर ऑन दी आधे से ऊपर के उसमें है। जो स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है उसने इनके वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव बना दिया है। लेकिन हम तो जानते हैं, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अभी चूंकि बाजार का ज्यादा झुकाव सिक्लिकल स्टॉक्स की तरफ हो गया है और आईटी के प्रति ध्यान कम है, तो कुछ पैसा इधर से रोटेट करके बाकी सेक्टर्स में जा रहा है। तो कुछ समय तक हो सकता है कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पर दबाव रहे, लेकिन हम पिछले 2-3 दिनों में भी देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े ऑर्डर्स हमारे आईटी सेक्टर की कंपनीज बैक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सेक्टर ऐसा है जिसको कि आप पोर्टफोलियो से राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उसको इस वैल्यूएशन पर बटोरना शुरू कर सकते हैं। एचडीएफसी ग्रुप ने आज गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपने 2 ऑफिस खोले हैं। गिफ्ट सिटी में एचडीएफसी इंटरनेशनल लाइफ एंड री और एचडीएफसी एएमसी इंटरनेशनल का ऑपरेशन शुरू हो गया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने एचडीएफसी ग्रुप के चेयरमैन दीपक पारेख से खास बातचीत की है। पारेख साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर, आज का दिन कितना बड़ा है एचडीएफसी ग्रुप के लिए? हमारे लिए तो काफी बड़ा है। 2 नया ऑफिसेस खोला है गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी का फ्यूचर काफी अच्छा है, तो हमने इनिशिएटिव लेके एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली और लाइफ की कंपनी खोली। सो हम पॉलिसीज दे सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज दे सकते हैं, ऑफशोर फंड्स अंदर ला सकते हैं, इंडिया का एलआरए स्कीम से बाहर एडवाइस कर सकते हैं। सो काफी अपॉर्चुनिटीज है। छोटी ऑफिस चालू किया है, अभी दे विल ग्रो ओवर टाइम। 3 से 5 साल में ग्रुप को कितना फायदा होगा इस तरह के ऑपरेशन से? एग्जैक्ट नंबर तो हम नहीं बता सकते, पर इंडिया का तो टाइम अच्छा है, अभी तो ग्रोथ होना चाहिए अच्छा। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। फ्यूचर में हम एक्सपांशन भी देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं। और सर, एक वो केस, मतलब जब मर्जर हुआ तो केस लिक्विडिटी का भी एक सामने आया था, वो इश्यू हो गया? लिक्विडिटी तो काफी लिक्विडिटी है। वी हैव टू बोरो मोर मनी, दैट्स ऑल। उसमें कुछ इश्यू नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। और अभी आरबीआई ने सीआरआर थोड़ा बढ़ाया है, तो काफी लिक्विडिटी पुल कर दी है। और वी हैव टू पे अ लिटिल मोर टू गेट डिपॉजिट्स। उसमें कोई कब तक सर वो रेगुलर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है रिसोर्सेज की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के बयान ने सियासी घमासान मचा दिया। आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आजाद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। आजाद का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का है। आजाद 9 अगस्त को यहाँ भाषण देने पहुंचे थे। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले,
हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है, उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में कई बड़े मुद्दे हावी रहने वाले हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, बड़ी बहस 2024 के बिसात मुद्दों की बात। स्वच्छ और स्वस्थ भारत की ओर अपना योगदान देने वाले सफाई कर्मचारियों को उनके काम के कारण समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन सफाई कर्मचारियों को बेहतर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से हार्पिक ने देश भर में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आंदोलन की शुरुआत की। लेह लद्दाख से आ रहे इस परिवर्तन की ओर एक नजर डालते हैं। 3500 मीटर की ऊंचाई और -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में बसी हुई लेह की ये करिश्माई भूमि दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन इस इलाके को जरूरत है कुछ अलग इंटरवेंशंस की। ऐसी ही एक पहल यहाँ कर रहा है हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज। With respect to the housekeeping sector, the Harpic World Toilet College Leh has provided huge support to thousands of sanitation workers. At the same time, Leh, apart from the hotels, Leh is having dry toilets. So, this demands for a specialized training and knowledge to ensure that they are aware of, what is the kind of treatment that is to be done, what is the kind of, mechanized cleaning that is to be done while dealing with septic tanks or dry toilets. लेह के वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में ट्रेनिंग के बाद कुछ वर्कर्स अब एक नामी होटल चेन द ज़ेन लद्दाख में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का उद्देश्य यह भी है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को मजबूती देना, जिससे सफाई कर्मियों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारा जा सके। उत्तर प्रदेश के छोटे उद्योगों और लोकल कलाकारों के प्रोडक्ट की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। गांव कस्बों के कलाकारों के उत्पादों का बिजनेस 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। ये उपलब्धि कैसे हासिल हुई, जानने के लिए देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता कमलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नामचीन हस्तियों को तोहफे में लोकल कलाकारों के प्रोडक्ट देने की परंपरा उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी, जो धीरे धीरे ट्रेंड बन गया। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से लेकर राजनयिक मुलाकातों में यूपी के लोकल प्रोडक्ट की खूब मांग हो रही है। यूपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर लोकल आर्टिजन्स का कारोबार 2000 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। हम लोगों ने अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से और अपनी एक वेबसाइट ODOP मार्ट बना करके जब ये हम लोगों ने शुरुआत किया, तो इसमें बड़ी सफलता हमको इस साल मिली है कि जो छोटे उत्पादक थे, हस्तशिल्पी कारीगर थे, उनको ऑनलाइन 2000 करोड़ रुपए की बिक्री उन्होंने की, जिसके अभी डाटा मिले थे। यूपी के इन उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए MSME मंत्रालय पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में स्किल्ड लोगों की मदद लेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा बिजनेस जुटाया जा सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ही बात करें तो इसमें हमारा MOU है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ। वो उत्पादों के लिए अच्छी पैकेजिंग कैसे हो, इस पर निरंतर कार्य करते हैं। डिजाइन इंस्टीट्यूट से MOU करके हम इसके डिजाइन्स को हम इम्प्रूव करवा रहे हैं।
ऐसे ही इनके हम मार्केटिंग को इम्प्रूव करवा रहे हैं। जगह जगह देश में विदेश में जो हमारे फेयर्स होते हैं उनको उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे उत्पादक, हमारे निर्माता। यूपी में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं, जिनमें से सिर्फ 16 लाख रजिस्टर्ड हैं। 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर चल रही यूपी सरकार अब एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। जी, और नीट की तैयारी के लिए छात्र बहुत सारे कोटा पहुंचते हैं, लेकिन वहां से इधर कुछ परेशान करने वाली खबरें पड़ रही हैं। छात्रों पर आखिर क्यों होता है इतना दबाव, और कड़ी कोचिंग के दौरान छात्रों की मेंटल हेल्थ पर कितना ध्यान दिया जाता है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर कोटा में कोचिंग क्या है मिसिंग? जरूर जुड़ेगा हमारे साथ।